हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। और ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर रहेगी तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों, आइए हम लोग यूपी टीजीटी टेट सीटेट एंड एमपी टेट वर्ग 1 के लिए अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो संस्कृत में संधि पूछी जाती है, तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा प्रवेश का आज हम लोग द्वितीय सोपान संधि वर्ण विचार का भाग 1 का अध्ययन करेंगे दोस्तों। जिसमें हम लोग जो है संधियों को पढ़ेंगे, संधि के समान परिचय को देखेंगे दोस्तों। और आज का मोटिवेशन कोड है कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, कितनी भी परिस्थिति आए, कितना भी संघर्ष आए, चाहे जो परेशानी हो, लेकिन अपने सपनों को तो पूरा करना ही पड़ेगा दोस्तों। सपनों को पूरा करने के लिए हमें उड़ान भरना पड़ेगा। और जब लोग उठते हैं तो गिरते ज़रूर हैं, और जब उड़ते हैं तो नीचे तो आते ही। अगर कोई गिरेगा नहीं, जब कोई गिरेगा नहीं तो उठने की हिम्मत नहीं होगी दोस्तों। अगर हम गिर रहे हैं तो हमें संभलने की ताकत भी आएगी। और इसी आशा और इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना से वर्ण विचार का अध्ययन कर चुके हैं, संधियों को पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम लोग जो द्वितीय सोपान में दिया गया है संधि, उसका प्रथम भाग अध्ययन कर रहे हैं। बाबूराम सक्सेना जो यूपी टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैसे तो संधि सभी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आइए हम लोग अपने इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। जिसमें आज हम लोग द्वितीय सोपान का अध्ययन करेंगे। द्वितीय सोपान में हमारे संधि विचार है। प्रथम सोपान में हमारा संज्ञा वर्ण विचार था दोस्तों, तो वर्ण विचार का अध्ययन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज द्वितीय विचार का अध्ययन करेंगे, द्वितीय सोपान का। द्वितीय सोपान में संधि विचार है, तो हम लोग देखेंगे संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, और किन किन स्थानों पर कौन सी संधि का क्या नाम है, और किस संधि का क्या सूत्र है। इन सब का अध्ययन हम लोग इस द्वितीय सोपान संधि विचार में करेंगे दोस्तों। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो हमारे यूपी टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और वैसे तो संधि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे सीटेट टीटी या एमपीटेट, कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संधि पूछा ही जाता है। संधि से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, संस्कृत एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग द्वितीय सोपान को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा द्वितीय सोपान क्या है। ये हमारा द्वितीय सोपान है, यानी द्वितीय अध्याय है, जिसमें जो है संधि प्रकरण का अध्ययन है, संधि विचार है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह 4 नंबर में दिया गया है। बाबूराम सक्सेना ने बताया कि ऊपर कहा जा चुका है, ऊपर यानी जो हमारा प्रथम सोपान यानी वर्ण विचार था, उसकी बात कर रहे हैं कि जो ऊपर में कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। जैसे कि यही एक वाक्य ले लीजिए, वाक्य को ही ले लीजिए, तो वाक्य में कई शब्द मिलकर एक वाक्य बना है। तो वही कह रहे हैं कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं, और संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होता है। जो संस्कृत का जो शब्द होता है वो किसी व्यंजन से या किसी स्वर से उसका प्रारंभ होता है, आरंभ होता है दोस्तों। किसी स्वर व्यंजन अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो जाता है। कहाँ से? स्वर अथवा व्यंजन से शुरू होता है, उसके बाद स्वर व्यंजन अनुस्वार अथवा विसर्ग से ही उसका अंत हो जाता है। किसका दोस्तों? किसी शब्द का। किसी शब्द का जो होता है, किसी वाक्य का जो शब्द से प्रारंभ होता है
और जो शब्द बनता है वो स्वर अथवा व्यंजन से प्रारंभ होता है, और स्वर, व्यंजन, अनुस्वार या तो फिर विसर्ग, इन चारों में से किसी एक से उसका अंत हो जाता है। ये उसके बाद है कि दो शब्द जब पास पास होते हैं, क्या होता है, दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। क्या कह रहे हैं बाबूराम सक्सेना, कह रहे हैं कि दोस्तों जब दो शब्द जो होते हैं, दो शब्द पास पास आते हैं, जी हाँ दोस्तों, कि जैसे कि एक ये शब्द हो गया और प्लस फिर एक ये शब्द हो गया, तो कह रहे हैं कि दो शब्द जो पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम शब्द, यानी ये पहला हमारा शब्द है, इसका जो ये पहला वाक्य है, इसका अंतिम शब्द अथवा दूसरे शब्द के प्रारंभ, ये दूसरा शब्द है तो इसका प्रारंभ, इसका अंतिम, और इस शब्द का प्रारंभ क्या होता है, अथवा दोनों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो इसके विकार से एक तीसरा वाक्य बनता है, या इसके अर्थ में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी भाषा को ले लें, क्या कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए जैसे हिंदी भाषा को ले लें, जब हम संभाल कर बोलते हैं तब तो कहते हैं कि चोर ले गया, क्या, चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। किंतु इन्हीं वाक्यों को यदि हम बहुत जल्दी जल्दी बोलें तो उसका उच्चारण इस प्रकार होगा, चोर ले गया, मार डालूंगा, पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार जल्दी जल्दी बोलने से उसके कुछ शब्दों में लोपता हो जाती है, और जो है कुछ परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, कि जैसे इसी को ले लीजिए कि चोर ले गया, चोर ले गया आराम से बोलते हैं तो चोर ले गया, अगर इसको जल्दी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चोर ले गया, क्या, चोर ले गया। और मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा का मार डालूंगा बन हो जाता है। पहुंच जाऊंगा क्योंकि पहुंच जाऊंगा, क्या, पहुंच जाऊंगा। तो कुछ शब्दों का लोप तो नहीं होता, लेकिन उसके जो भाषा में परिवर्तन हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब दो शब्द पास पास होते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे चोर ले गया, चोर ले गया, पहुंच जाऊंगा, और मार डालूंगा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता। जी हाँ दोस्तों, साधारण वक्ता जो होता है इस परिवर्तन को नहीं जान पाता, किंतु हम ध्यान पूर्वक अपनी अथवा दूसरे की बोली को सुने। बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि यदि हम किसी की बोली को या किसी के भाषा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो क्या होता है कि दोस्तों दूसरे के भाषा को ध्यान पूर्वक सुने, इस कथन के सत्य का निश्चय हो जाएगा। किस कथन का, जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि मार डालूंगा या चोर ले गया आदि शब्दों का जो उसके ध्यान पूर्वक अगर सुने तो इस कथन का जो सत्यता है उसका निश्चय हो जाता है। संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दो स्वरों के या दो व्यंजनों के पास पास होने से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो पहुंच जाऊंगा या मार डालूंगा और चोर ले गया आदि जो शब्द जल्दी जल्दी उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, वही कह रहे हैं कि जो भी स्वर से या किसी व्यंजन से जो पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का साधारण अर्थ क्या होता है, मेल होता है। संधि का जो साधारण अर्थ होता है वो मेल होता है, मिलना होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दो शब्दों के या दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये देखिए, दो अणुओं के निकटता आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इसकी परिभाषा भी यही है। संधि की परिभाषा अगर पूछा जाए कि संधि की परिभाषा क्या, किसे संधि कहते हैं या संधि की परिभाषा कौन सी है, तो दो अणुओं के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो एक नया शब्द उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और आगे है कि संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे हुए होते हैं। संधि करने के लिए दो वर्ण सटे होने चाहिए, यानी पास पास होने चाहिए।
दूरवर्ती शब्द में संधि नहीं हो सकती। और क्या यहाँ से थोड़ी होगी दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए किसी वाक्य को पढ़े, ये शब्द हो गया और इसके अंतिम का नहीं होगा। पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले दोनों शब्द क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं, दोनों पास पास होते हैं, उसी शब्दों की संधि होती है। तो बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि संधि करने के लिए दो वर्ण एक दूसरे के पास सटे होने चाहिए, दूरवर्ती शब्दों की संधि नहीं हो सकती। उसके बाद है वर्णों की इस समीपता की स्थिति को संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों की इस समीपता को संहिता कहते हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि शब्दों में निकटता को घनिष्ठता, और एक बात ये और है कि जो संहिता होती है, क्या परसन्निकर्ता संहिता इसका सूत्र है। क्या है परसन्निकर्ता संहिता करने वाला जो सूत्र है। अभी पूछा जाता है कि संहिता करने वाला सूत्र कौन सा होता है, किसे कहते हैं, तो परसन्निकर्ता संहिता, यानी दो वर्णों के जो मेल में समीपता होती है उसी को संधि कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिन शब्दों के निकटता या घनिष्ठता को, दो शब्दों के जिन शब्दों के घनिष्ठता और निकटता हो उसमें संधि अवश्य होती है। क्या होती है? उसमें संधि अवश्य हो। जहाँ निकटता घनिष्ठ न हो वहाँ संधि करना न करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है या करने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है। जहाँ निकटता नहीं होती वहाँ संधि नहीं होती है, वो तो अपने बोलने या करने वाले पर निर्भर करता है। यह संधि का नियम है दोस्तों। संधि का नियम है जो पहला नियम है, क्या है, एक पद के एक पद की संधि जो होती है। तो ये कह रहे हैं भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। कह रहे हैं कि विभिन्न स्थिति में जो धातु होती है, धातु, उपसर्ग और क्या होती है, समास, इन समास में संधि होना आवश्यक माना गया है, अवश्य होनी चाहिए। किसमें? धातु में, उपसर्ग में और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना या न करना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कह रहे हैं कि जो वाक्य के अलग अलग जो शब्द होते हैं उसके बीच में संधि करो या संधि न करो, वो करने वाले की इच्छा पर यानी अपनी इच्छा पर निर्भर होता है दोस्तों। अभी इसके लिए एक कारिका है, आगे आ रही है तो उसको हम आपको समझा देंगे। तो यह है कि संधि जो वाक्य होती है इसका होता है कि धातु, उपसर्ग और समास में जो संधि होती है नित्य होती है और आवश्यक होती है, और वाक्य में संधि अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, संधि करो या न करो। जैसे एक पद में जो संधि होती है पौधन अकह यानी पौधन अकह का पावका हो जाता है। ये धातु की संधि है यानी पौ, और अकह प्रत्यय, पौ जो है वो धातु है और अकह जो प्रत्यय है, तो पौधन अकह से संधि हुई है। और उसके बाद उपसर्ग और धातु में जो संधि होती है तो नी क्या है, उपसर्ग है। औसत वाक्य है तो न्यौसत क्या बन गया, न्यौसत बन गया, यहाँ संधि हुई है। उसी प्रकार उत भी एक उपसर्ग है। अवलोकयत तो उद लोकयत हो जाएगा, अवलोकयत का उद लोकयत हो जाएगा। उसी प्रकार ये समास होता है, जो समास में संधि होती है। तो कृष्ण प्लस अस्त्रम, क्या, कृष्ण प्लस अस्त्रम के कृष्णास्त्रम हो गया है। श्री प्लस ईसा के श्रीसा हो गया है। तो ये समास यानी जो सामासिक पद है कृष्ण और अस्त्र, यानी कृष्ण का अस्त्र, और श्री प्लस ईश, श्री और ईश दोनों। उसके बाद है वाक्य में संधि, ऊपर कहा गया है कि वाक्य में संधि अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, संधि करिए या ना करिए। तो आइए देखते हैं कि वाक्य में संधि क्या होती है। कि जैसे रामः गच्छति वनम अथवा रामो गच्छति वनम, आप या इसको इसी तरह लिख देते हैं या फिर रामो और राम एक ही हो गया है दोस्तों। यहाँ संधि होके ओ आ गया है। ये जो विसर्ग होता है, विसर्ग सरऊ से ओ हो जाता है, तो रामो गच्छति ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है, यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन ये भी है, प्रथमा विभक्ति एक वचन ये भी माना जाता है। तो यहाँ संधि अपने ऊपर
अपनी इच्छा पर निर्भर है कि रामः गच्छति या फिर रामो गच्छति वनम हो गया है। उसके बाद है कि संधि के कारण, संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन में उपस्थित हो सकते हैं दोस्तों। कैसे, आइए देखते हैं। एक नंबर क्या है कि लोप। क्या होता है, एक नंबर लोप हो जाता है। जैसे कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर, अभी जैसे बताइए ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम अक्षर, उसके बाद प्लस है कि यथा, जैसे राम आयाति, राम आयाति, राम आयाति, राम आयाति, अथवा द्वितीय शब्द का प्रथम, ये द्वितीय शब्द है, इसका प्रथम अक्षर का यथा, जैसे दा भी अस्ति, तो ये हो गया है कि दोषः अस्ति, यानी ये देखिए दोषः अस्ति का दोषो अस्ति हो गया है। जो विसर्ग हो है वो ओ के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो क्या हो गया है, दोषो अस्ति, दोषः अस्ति और दोष अस्ति। उसके बाद 2 नंबर में कह रहे हैं कि दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण आ जाता है। संधि करने पर दोनों वर्णों यानी प्रथम और ये द्वितीय के दोनों वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है दोस्तों। नया वर्ण कैसे है, जैसे नी प्लस औसत का क्या बन गया है, न्यौसत, ये नी औसत और न्यौसत हो गया। उसी प्रकार है कस्मिन, कस्मिन चित, तो कस्मिश्चित बन गया, क्या हो गया, कस्मिश्चित। और 3 नंबर में कहना है कि दो में से एक का द्वित्व हो जाता है। 2 वर्ण है, जैसे एक वर्ण है और प्लस ये एक वर्ण है, तो इन 2 में से किसी एक का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। दो वर्ण लिखे जाएंगे। जैसे एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे का एकस्मिन यहाँ है और एक न और हो गया है, तो एकस्मिन अवसरे बन गया है, एकस्मिन अवसरे। और ये कारिका है दोस्तों, जो है कि एक संगीतई एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षित, यानी ये कह रहा है कि संगीता, संगीता का अर्थ होता है संधि करना। संधि करना एक पद में नित्य होती है और धातु उपसर्ग में भी नित्य होती है, समास में भी नित्य होती है और अपनी इच्छा पर निर्भर करता है वाक्य में संधि करो या न करो। तो ये कारिका है दोस्तों, इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य होती है और कहाँ किस में अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। तो धातु उपसर्ग और एक पद में 4 स्थानों पे संधि अनिवार्य होती है। 5वें स्थान जो हमारी वाक्य है, वाक्य में संधि अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। वाक्य में जो विवक्षा दी गई है, इसको भी अपनी इच्छा शैली के लेखन उचित नहीं है। समझने और विकल्प के रहते हुए भी संधि करते ही हैं। पद में यदि संधि का विकार न हो जावे तो भी संधि का दोष हो जाता है। न संगीता विवाह सीमित संधि, अच्छा ये तो है। आइए अगला देखते हैं कि संधि क्या है, संधि का नियम। तो शब्द की निकटता इसीलिए लिखे प्रकारों की होगी। पहले में जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होता है। क्या होता है, दोनों स्वर होता है स्वर संधि में, यानी जहाँ स्वर होता है वहाँ स्वर संधि होती है। पहले में क्या होता है कि प्रथम शब्द का ये जो प्रथम वर्ण का वाक्य का अंतिम और दूसरे वाक्य का प्रथम, दोनों क्या होता है, स्वर होता है, दोनों स्वर होता है। उसके बाद दूसरे में कह रहे हैं कि जहाँ 2 में से एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, जैसे ये एक स्वर हो और एक क्या हो, व्यंजन हो, दोनों में से एक स्वर हो एक व्यंजन हो। उसके बाद तीसरे में कह रहे हैं जहाँ दोनों व्यंजन हो, जहाँ दोनों व्यंजन हो, कहीं कहीं पर दोनों व्यंजन, जैसे श हो गया और न हो गया, दोनों व्यंजन ही व्यंजन होते हैं। पहला वाक्य का अंतिम अक्षर व्यंजन और दूसरे वाक्य का पहला अक्षर दोनों व्यंजन ही होते हैं। उसके बाद चौथे में कह रहे हैं जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम स्वर हो अथवा व्यंजन हो। जैसे पहले वाक्य का यहाँ विसर्ग हो और प्लस दूसरे वाक्य का यहाँ स्वर हो अथवा व्यंजन हो, इस तरह से। और उसके बाद विसर्ग, प्रथम का विसर्ग अथवा व्यंजन हो। द्वितीय के प्रारंभ में ये कह रहे हैं, द्वितीय के प्रारंभ में विसर्ग नहीं आ सकता,
सही बात है। प्रारंभ में विसर्ग कैसे आएगा? विसर्ग तो किसी वाक्य या किसी अक्षर के बाद ही लगता है। तो कह रहे हैं कि जो है विसर्ग नहीं आ सकता, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। किसी शब्द के प्रारंभ में विसर्ग नहीं लगता दोस्तों, विसर्ग बाद में लगता है। जैसे क लिख दिए तो क के बाद ही विसर्ग लगेगा, क के पहले विसर्ग नहीं लगेगा। इसमें एक स्वर संधि, तो यानी जो पहला कहे हैं कि जहाँ अभी ये कहे हैं ना कि पहले में कि ये देखिए जहाँ दोनों स्वर हो, ये जहाँ दोनों स्वर हो वहाँ दोनों वाक्य स्वर होते हैं, तो वहाँ स्वर संधि होती है। क्या होती है वहाँ? ये पहले में स्वर संधि होती है, उसके बाद दूसरे में तीसरे में व्यंजन संधि को बताया, और चौथे में जो हमारी विसर्ग संधि यानी 3 संधियों को बताया है। तो ये हमारी स्वर संधि है। तो आज हम लोग दोस्तों स्वर यानी संधि के बारे में अध्ययन किया कि संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य होती है, कहाँ कहाँ संधि की जाती है, संधि के क्या नियम है, ये सब का अध्ययन किए हैं। अगले भाग में हम लोग स्वर संधि से इसका प्रारंभ करेंगे। आज बस यहीं तक। एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि संधि में क्या होती है। एक पद में संधि होती है जो पौ धन अका यानी पाव का बनता है। उपसर्ग और धातु में भी संधि अनिवार्य होती है, जैसे नी प्लस औसत नेवसत हो जाता है। उसके बाद समास में भी संधि अनिवार्य होती है। वाक्य में संधि अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, संधि करिए अथवा न करिए। उसके बाद संधि करने के कारण क्या होता है? लोप होता है। जो प्रथम शब्द के अंतिम शब्द यानी राम आयाति का राम आयाति यानी विसर्ग का लोप हो गया है। द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का लोप हो जाता है, जैसे दोष अस्थि के दोषो अस्थि हो गया है। उसके बाद दूसरे में बता रहे हैं कि दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, जैसे राम ईसत रमेश हो गया है। दो में से किसी एक स्थान के नया वर्ण नी प्लस औसत का नेवसत हो गया है। कस्मिन चित के स्थान पे कस्मिन चित हो गया है। और तीसरे में कह रहे हैं कि दो संधि कहीं पर द्वित हो जाती है, एक वर्ण को द्वित हो जाती है। तो संहितई है पदे संहितई है एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तुसा विवक्षाम अपेक्षित। उसके बाद ये है दोस्तों कि उसमें कह रहे हैं कि जहाँ प्रथम शब्द या और अंतिम शब्द यानी पहले वाक्य का प्रथम दूसरे का दोनों स्वर हो तो स्वर संधि कहलाती है। दूसरे में जहाँ एक स्वर हो और एक व्यंजन हो तो भी स्वर संधि कहलाती है। और जहाँ दोनों व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि कहलाती है। और जहाँ एक विसर्ग हो और दूसरा व्यंजन या स्वर हो तो विसर्ग संधि कहलाती है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।